नमस्कार, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल। राजधानी के धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, यानी दिल्ली के धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना नियमों के पालन के साथ इन्हें श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अनुमति दे दी है। कोरोना नियमों के सख्ती से पालन और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। श्रद्धालुओं के बीच 6 फीट की दूरी रखनी होगी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और पुलिस धार्मिक स्थलों में भीड़ पर नजर रख रही है। मंदिर परिसर में बड़ी सभाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण 19 अप्रैल से मंदिरों को भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि इसके बाद से ही श्रद्धालुओं को सरकार की ओर से मंदिर भक्तों के खोलने की अनुमति का इंतजार था। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने त्योहारी सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस उपायुक्तों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत धार्मिक स्थलों में केवल उन श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। प्रत्येक श्रद्धालु को मास्क का प्रयोग करना होगा। प्रार्थना के लिए एक ही चटाई का उपयोग नहीं किया जाएगा। आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थल के अंदर प्रसाद वितरण का और पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति भी नहीं दी गई है। मंदिर प्रशासन को बैठने की व्यवस्था इस तरीके से करनी होगी जिससे शारीरिक दूरी बनी रहे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, लेकिन इस फैसले के साथ ही जो कोविड के नियम हैं उनका कड़ाई से पालन करना होगा। जो गंगा जल का छिड़काव या फिर किसी पवित्र जल का छिड़काव मंदिर परिसर में किया जाता है उसकी अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। दूसरी सबसे अहम बात है कि 6 फीट की दूरी जो श्रद्धालु जाएंगे उनमें होनी बेहद ज़रूरी है। प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक ही जगह पर बैठ करके जैसे भजन संध्या वगैरह ये सब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें जो है कोविड प्रोटोकॉल के नियम टूटेंगे। मास्क जो है वो परिसर में कंपलसरी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि और मंदिर में केवल वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिन लोगों में कोविड के कोई भी लक्षण नहीं होंगे, यानी कि बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी लक्षण जिनमें नहीं होंगे, टेम्परेचर जिनका हाई नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर का भी मापन किया जाएगा, उसके बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। मेरे साथ मेरे संवाददाता राजीव तिवारी से खबर लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राजीव, क्या कहेंगे, क्योंकि एक लंबे समय से श्रद्धालुओं का इंतजार था, प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। मंदिरों की व्यवस्था की बात करूं तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कोरोना काल के अंदर जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी, मगर आप जब मंदिर परिसर के लिए जिस तरीके से मंदिरों को खोलने की भी बात की गई है और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि मंदिर प्रशासन जो है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था बना के रखे और गाइडलाइन का पालन करे, यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी होगी, मास्क का लगाना होगा। यहाँ तक कि जो श्रद्धालु मंदिरों के अंदर जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं बगैर मास्क और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं रह पाएंगे। मगर बात करें जिस तरीके से मंदिरों के अंदर भजन जो कीर्तन हुआ करते थे वो नहीं हो पाएंगे, जो रिकॉर्डेड भजन कीर्तन होंगे वो ही चलाए जाएंगे, मगर वहां पर बैठने के लिए व्यवस्था जरूर थोड़ी बहुत की गई है। मगर मंदिर परिसर के अंदर ज्यादा देर रुक नहीं सकते और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत बताई गई है। और लगातार ये भी कहा गया है कि नियमों का पालन सभी व्यक्ति करेंगे, चाहे वो श्रद्धालु हो या फिर कर्मचारी हो, दोनों ही कहीं ना कहीं हर तरीके से नियमों का पालन करेंगे। और सबसे बड़ी एक बात है ये कि जो श्रद्धालु होंगे वो कहीं ना कहीं प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे, यानी कि सीधे सीधे कहें प्रसाद का लेन देन नहीं होगा। जी बिल्कुल राजीव, यानी कि क्योंकि गाइडलाइंस इस बात को क्लियरली रखा गया है कि ना तो प्रसाद चढ़ाया जाएगा, ना ही प्रसाद का वितरण किया जाएगा, और ना ही जो पवित्र जल मंदिर परिसर में छिड़का जाता है या भक्तों के ऊपर छिड़का जाता है उसका छिड़काव किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यह जो बात करें जल छिड़काव की, जो कहीं ना कहीं जब पूजा जब होती है तो कहीं ना कहीं उसके बाद में मंदिरों के अंदर जल छिड़काव किया जाता है श्रद्धालुओं के लिए ऊपर भी, भक्तों के ऊपर भी, मगर जिस तरीके से उस जल को भी छिड़कने के लिए मना कर दिया गया तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को समझते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से मंदिरों को खोलने की कोशिश की जा रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि सब चीज खोल दी गई है तो मंदिरों को भी खोला जाए, श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं मंदिर जाना चाहते थे, मगर इसीलिए कहीं ना कहीं नियमों के दायरे के अंदर मंदिरों को खोला गया है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और
इसीलिए हर व्यक्ति के 6 फीट का दूरी बना के रखी जाएगी, ताकि एक व्यक्ति जाएगा दर्शन करेगा, उसके पीछे पीछे 6 फीट की दूरी के अंदर कम से कम दूसरा व्यक्ति होगा, और कहीं ना कहीं प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। तो इससे सीधे सीधे फर्क पड़ता है कि जो कह सकते हैं संपर्क है वो कहीं ना कहीं दूरी से बना रहेगा, और कहीं ना कहीं हर तरीके से ये कोशिश की जाएगी कि अंदर किसी को भी ज्यादा देर रुकने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि जो प्रसाद है वो भी नहीं चढ़ाया जा सकता है, मगर जो भंडारे व्यवस्था की व्यवस्था होगी वो कहीं ना कहीं मंदिर परिसर से बाहर की जाएगी, और कहीं ना कहीं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनाना होगा। यहाँ तक कि सिविल डिफेंस के और दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो हर तरीके से मॉनिटराइज करेंगे, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ तक कि जो मंदिर परिसर के अंदर जो लोग बाग रुकेंगे उनके ऊपर भी निगाहें रखी जाएगी, और कोशिश यही की जाएगी मंदिरों के अंदर कोई भी नियमों का उल्लंघन ना कर सके। जी बिल्कुल अहम बात है राजीव जी, क्योंकि मंदिर परिसर में एक बड़ी आबादी श्रद्धालुओं की जाती है जब कोई खास त्योहार होता है, क्योंकि अब नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है, तो बड़ी तादाद में जो है झंडा देवी में भी बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। क्या उस दरमियान कुछ विशेष व्यवस्था मंदिर परिसर द्वारा की जाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आप नवरात्रे आ रहे हो और श्रद्धालु जो है वो लगातार कहीं ना कहीं मंदिरों में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी होते हैं उनके साथ, और लगातार कोशिश की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर दर्शन कर सके। मगर यहाँ पर बात करें नियमों की, तो नियम जो बिल्कुल बनाए गए हैं, यहाँ तक कि सर्कल बनाए गए हैं कि हर व्यक्ति जो सर्कल के दायरे के अंदर ही खड़ा होगा और सर्कल के दायरे के अंदर ही चलेगा। मगर यहाँ पर नियमों के साथ साथ एक चीज गौर करनी होगी, श्रद्धालुओं से हम भी अपील करना चाहेंगे वो प्रसाद लेकर ना जाए, ताकि मंदिरों के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, और मंदिरों के जो प्रसाद के द्वारा वायरस फैलने का जो खतरा है वो भी ना हो सके। मगर लगातार कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के जवान लगा दिए गए हैं, और लगातार हर तरीके से कोशिश की जाएगी। और यहाँ तक कि जो सीसीटीवी की फुटेज होंगी उनको भी मंदिर परिषद और दिल्ली पुलिस दोनों ही चेक करेंगे, ताकि कहीं भी व्यक्ति जो है वो रुक ना सके। बात करें जिस तरीके से मंदिर परिषद की बैठने की, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं नियमों के दायरे के अंदर ही बैठने दिया जाएगा, चटाई उनकी अपनी होगी, और यहाँ तक कि मंदिर के अंदर ज्यादा देर बैठने नहीं दिया जाएगा, लगभग कुछ दूरी का गैप बनाया जाएगा। और हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि नवरात्रि के मद्देनजर रखते हुए कोरोना के नियम जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो किए जाए, यानी कि सीधे सीधे कहें तो गाइडलाइन का नियमों का पालन कराना होगा। अगर व्यक्ति गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा। मगर जब मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाएगा तो सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तीनों ही बहुत जरूरी है, तो यही चीज पहले चेक की जाएगी। और फीवर अगर उसका ज्यादा है तो मंदिर परिसर के अंदर उसको नहीं जाने दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि यहाँ पर एक गाइडलाइन में एक लाइन ये भी लिखी गई है कि जिन लोगों में लक्षण की मौजूदगी नहीं होगी कोविड के, केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। तो क्या मंदिर परिसर के बाहर पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखी जाएगी या किसी तरीके के एंटीजन टेस्ट किट की व्यवस्था रखी जाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हर तरीके से ये कोशिश की जाएगी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर लक्षण मिलते हैं, यानी कि खांसी के जो लक्षण मिलते हैं या फिर फीवर ज्यादा मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतें होंगी और उनको मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। मगर बात करें जिस तरीके से फीवर चेक करने के लिए जो कह सकते हैं मीटर होता है वो भी चेक दिया जाएगा। हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। सैनिटाइजर की जो मशीन है वो भी लगा दी गई है, ताकि लोग बाग जो है वो सैनिटाइज होके ही मंदिर परिसर के अंदर जाए, और नियमों के दायरे, यानी कि मास्क होना जरूरी है, मास्क नहीं है तो उनको मास्क भी दिया जाएगा। मगर यहाँ पर नियमों की बात करें तो लगातार नियमों के लिए बिल्कुल कहा जा रहा है, और यहाँ तक कि ये गौर भी किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिविल डिफेंस के जवान जो होंगे वो 2000 रुपए का जुर्माना करेंगे जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे। और जहां तक कि दिल्ली पुलिस उनका साथ देगी, और दिल्ली पुलिस भी नियमों के दायरे के अंदर हर तरीके से चेकिंग करेगी। मंदिर परिसर के अंदर के कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो मंदिर परिसर के ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें भक्तों की और श्रद्धालुओं की, जो जिस तरीके से श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं मास्क हटा देते हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना के रखते हैं, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सख्ती बरती जाएगी। मगर हर तरीके से नियमों का पालन कराने के साथ साथ भक्तों की जो श्रद्धा है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो इसीलिए मंदिर परिसर को खोला जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव जी, अहम भी है क्योंकि यकीनन हिंदुस्तान में धार्मिकता का एक अपना केंद्र है, और व्यक्ति हर त्यौहार पर प्रयास करता है, अपने जन्मदिन पर, अपनी शादी की वर्षगांठ पर ही प्रयास करता है कि मंदिर में जाकर के एक बार दर्शन कर पाएँ। लेकिन अहम बात है कि उसके लिए व्यवस्था बेहतरीन की जाए। अगर मैं मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं की बात करूँ, क्योंकि अनुमति सरकार की तरफ से दी गई है, व्यवस्था क्या कुछ जो है मंदिर परिसरों ने की है। सर्कल्स क्योंकि बनाते हुए कई जगह से तस्वीर सामने आई है कि दूरी के लिए सर्कल्स बनाए गए हैं, और क्या कुछ व्यवस्था की गई है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन के साथ-साथ मंदिर परिषद के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी नियमों का पालन कराने के लिए लगातार कह सकते हैं सर्कल बनाए गए हैं, जिसके अंदर श्रद्धालु खड़े होंगे, श्रद्धालु लाइन के द्वारा आएँगे, लाइन बनाई गई है और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जा रही है, श्रद्धालुओं को बैठने की जो व्यवस्था वो अलग से होगी और उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनाया जाएगा, यानी 6 फीट का लगभग गैप बनाया जाएगा। मगर लगातार कहीं न कहीं उसके अंदर भी ये कोशिश की जाएगी कि भक्त जो है, वो ज्यादा देर मंदिर में ना रुक सके। मगर बात करें जिस तरीके से प्रसाद की, तो प्रसाद जो है वो उनको मंदिर के अंदर लाने की अनुमति नहीं होगी और इसीलिए पहले ही गेट पर ही चेक किया जाएगा कि वो प्रसाद तो लेके नहीं आ रहे हैं और प्रसाद लेके आते हैं तो उनको मना कर दिया जाएगा। मगर जो पुजारी है वो भी प्रसाद नहीं लेगा, यानी सीधे सीधे प्रसाद के माध्यम से जो वायरस फैलने का खतरा है उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर सिम्टम मिलते हैं, फीवर मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसको मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा। मगर यहाँ बात करें बच्चों की, शायद बच्चों को लिए भी मंदिर परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी यही चीज देखने को मिली थी और मंदिरों के अंदर बच्चों को जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। बस शायद इस बार भी यही अनुमति लागू की गई है। मगर बात करें मंदिर परिषद की, अगर मंदिर परिषद की तरफ से कोई भी लापरवाही की जाती है तो मंदिर परिषद के जो अधिकारी हैं वो सख्ती बरतेंगे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी होंगे वो सख्ती बरतेंगे और यहाँ तक कि सिविल डिफेंस के जो जवान होंगे वो भी सख्ती बरतने के लिए लगातार लगाए गए हैं। मगर देखना होगा ये नियम जो है वो कितने फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रे के अंदर किस तरीके के नियमों का पालन किया जाएगा भक्तों के द्वारा भी और कह सकते हैं मंदिर परिसर के लोगों के द्वारा भी। अगर कहीं उल्लंघन किया जाता है तो उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करवाने के लिए भी कहा गया है। जी बिल्कुल राजीव, ये अहम बात है कि प्रशासन अगर सख्त होता नजर आएगा, मंदिर परिसर अगर सख्त होता नजर आएगा तो कहीं ना कहीं आसानी जरूर लोगों को होगी। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की अगर मैं राजीव बात करूँ तो क्या मंदिर परिसर में सुबह शाम जो है सैनिटाइजेशन किया जाएगा या फिर इसके लिए कोई और प्रक्रिया जो है चयनित की गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मंदिर परिषद की, तो मंदिर परिषद की तरफ से जितने भी तमाम दिल्ली के अंदर बड़े मंदिर है, झंडे वाला मंदिर हो गया या कालका जी मंदिर हो गया या छतरपुर मंदिर हो गया, इन मंदिरों के अंदर लगातार यही कोशिश की जा रही है कि नियम बनाए जाए और नियमों के साथ साथ श्रद्धालुओं को अंदर आने की अनुमति दी जाए। मगर बात करें जिस तरीके से गेट पे ही जैसे ही भक्त आएंगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं लाइनों की व्यवस्था की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि हर तरीके से ये कोशिश की जाएगी भक्त जो है वो लाइनों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे। और जैसे ही गेट पर आते हैं सैनिटाइजर किया जाएगा, उसके बाद में फीवर चेक किया जाएगा, उसके बाद में मास्क चेक किया जाएगा। अगर मास्क नहीं है तो उनको मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर सोशल कह सकते हैं सैनिटाइजर नहीं उनके पास नहीं है तो उनको सैनिटाइजर भी दिया जाएगा, सैनिटाइज भी किया जाएगा, फीवर भी चेक किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर लक्षण है तो उनको अंदर अनुमति नहीं है। और यहाँ तक कि प्रसाद भी चेक किया जाएगा कि वो प्रसाद तो लेके नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर प्रसाद लेके आते हैं तो अंदर पुजारी भी प्रसाद नहीं लेगा और पुजारी के लिए भी कहीं ना कहीं अलग व्यवस्था की गई है, क्योंकि भक्तों से कहीं ना कहीं दूरी बना के रखने के लिए कहा गया है। मगर यहाँ पर बात करें मंदिर परिसर की, तो लगातार वो कहीं ना कहीं कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि श्रद्धालु जो है वो मंदिरों के अंदर आए जरूर, मगर किसी भी तरीके से वायरस का खतरा जो है वो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए और हर तरीके से सरकार के नियमों का यानी कि गाइडलाइन का जो पालन किया जाए। मगर देखना होगा कि मंदिर परिषद और भक्त कितने नियमों का पालन करते हैं। जी बिल्कुल, ये अहम बात है राजीव। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी संवाददाता मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। सरकार की तरफ से राहत दी गई है, मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है, लेकिन ये निर्भर करता है कि आम जनता कितनी जो है सजग होकर के मंदिर परिसर में जाती है और प्रशासन वहाँ का कितना सख्त होता नजर आता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धान की खरीद को लेकर के केंद्र सरकार की डेट बढ़ाने के ऊपर कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को बेरुखी दिखा रहा है। तो वहीं जो फसल मंडियों में पहुंच चुकी है उसके ऊपर कैबिनेट मंत्री वेरका ने कहा कि किसानों को जब तक फसल की खरीद की डेट तारीख नजदीक नहीं आती तब तक फसलों को किसान मंडियों में ना लेके आए। वहीं पंजाब में दूसरे स्टेट की फसल को लेकर के नाकाबंदी की उन्होंने बात की है, लेकिन सबसे अहम बात है कि केंद्र सरकार ने अब 3 तारीख यानी आज की तारीख जो है फसल खरीद के लिए, धान खरीद के लिए जो है आवंटित कर दी है। आज से पंजाब में, हरियाणा में जो धान की फसल है वो खरीदी जाएगी। कि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾइम ਦੇ ਉੱਪਰ हो जाती। तो आपने विरका को सुना नोटिस, तो आप कहा कि देखिए जब फसल पक जाती है उसके बाद कोई भी किसान हो वो उस फसल को कहाँ रखेगा। धान की फसल की अगर आप बात करते हैं तो हिंदुस्तान के किसानों की अगर पहले बात कर लें, हिंदुस्तान के किसानों के पास भंडारण की क्षमता नहीं है। उनकी फसल तैयार होगी और वो उसे सीधा लेकर के मंडी ही पहुंचेंगे ताकि जल्द से जल्द उनकी फसल जो है खरीद ली जाए और इस बीच वो कोई अगली फसल जो है अपने खेतों में लगा सके, सब्जियां बो सके ताकि कुछ मुनाफा कमा सके। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आई वो इस प्रकार से थी कि धान की फसल पक चुकी थी, पकने के बावजूद सरकार की तरफ से खरीदने से इनकार किया गया, उसे 11 तारीख तक टाल दिया गया। इस बीच कल कई जगह से बारिश के बाद की तस्वीरें सामने आई। मंडी के अंदर से अमृतसर की तस्वीर हमने देखी, अम्बाला की तस्वीर हमने देखी, यमुनानगर से भी हमने तस्वीर देखी, पटियाला से हमने तस्वीर देखी कि किस तरीके से जो मंडी वहाँ पर मौजूद थी वहाँ पर व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हैं। और देखिए मंडी की अगर बात करी जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने रिपोर्टरों से मांगी, उसमें भी हमको यही चीज़ निकल करके सामने आई कि व्यवस्थाएं जो हैं सरकारी मंडियों में वो बेहतर नहीं हैं। कहीं तिरपाल टूटे हैं, कहीं पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, कहीं शेल्टर ख़राब हैं, कहीं शेल्टरों में छेद है, कहीं शेल्टर ही पुख्ता नहीं है, कहीं धान रखने की व्यवस्था नहीं है, कहीं तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। इन सभी व्यवस्थाओं को देख करके किसान नाराज़ थे। कल किसानों ने आंदोलन किया। जो मंत्री थे, जो विधायक थे, जो पार्षद थे, जो जनप्रतिनिधि थे, जो सांसद थे, उन सभी के आवासों पर किसानों की तरफ से घेराव किया गया, नाराज़गी जाहिर की गई और उस नाराज़गी का परिणाम ये निकला कि शाम तक केंद्र सरकार ने फैसले को अपना वापस लेते हुए 3 तारीख से जो है धान की फसल की खरीद की अनुमति दे दी है और आज यानी आज से जो है धान की खरीद शुरू हो जाएगी। राहत है किसानों के लिए एक तरीके से ये, क्योंकि बड़ी समस्या होती है लंबे समय तक ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया किसानों को भरना पड़ता है जब फसल नहीं खरीद होती है तो। मेरे साथ कुलबीर दीवान ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे इस खबर पर थोड़ी जानकारी लेते हैं। कुलबीर, नाराजगी देखिए किसानों की कल देखने को मिली, उसके बाद केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदला है। उन्होंने कहा है कि 3 तारीख से जो है धान की खरीद होगी, लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया था, क्या इसके अभी तक कारण सामने आ पाए हैं? क्योंकि किसानों की नाराजगी का आकलन सरकार को होना चाहिए था कि हिंदुस्तान के किसानों की जब हम बात करते हैं तो उनके पास भंडारण की क्षमता नहीं है। ये हर आम व्यक्ति भी जानता है कि उनके पास भंडारण की क्षमता नहीं है। वो अपनी फसल जैसे ही काटते हैं तुरंत उसको लेकर के मंडी पहुंचते हैं। मंडियों की व्यवस्थाओं पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन क्या इसका आकलन सरकार नहीं कर पाई थी? देखिए काव्या, जो पिछले दिनों में पंजाब में और हरियाणा में भारी बरसात हुई थी वो कारण बताते हुए केंद्र सरकार ने धान की जो खरीद है वो 10 दिन के लिए टाल दी थी, क्योंकि 1 अक्टूबर से ये खरीद शुरू होनी थी, लेकिन उसको 11 अक्टूबर कर दिया गया था, जिसके बाद किसान जो है वो रोष में आए थे और धरने प्रदर्शन खासतौर पर पंजाब हरियाणा में देखने को मिले। और क्योंकि 1 तारीख से पहले ही जो फसल है वो कटनी शुरू हो गई थी, लिहाजा किसानों के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि वो उसका भंडारण कर सकें या उसको किसी तरह से संभाल कर रख सकें, या फिर मंडियों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो 10 दिन तक जो फसल आ रही है किसानों की उसको रोक कर रखें, उसको सही ढंग से रख पाएं, सुरक्षित रख पाएं। तो ऐसे में ये तय था कि यदि 10 या 11 तारीख से खरीद शुरू होती तो बहुत सारी फसल जो है वो मंडियों में आ चुकी होती और बहुत सारी फसल जो है वो खेतों में ऑलरेडी जो किसान काट के रख चुका था वो तैयार होती। तो ऐसे में फसल खराब होने की नौबत आ जाती, यदि चाहे वो मंडियों की बात करें या खेतों की बात करें। और ऐसे इन दिनों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, जैसे ही फसल तैयार होती है तो किसान की ये प्राथमिकता होती है कि उसको जल्दी से जल्दी काट कर मंडी में पहुंचाया जाए, ताकि यदि किसी भी तरह से मौसम खराब होता है तो फसल उससे प्रभावित ना हो। तो ऐसे में क्योंकि 10 दिन की ये देरी हो रही थी तो किसानों को लगा कि एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है, और केंद्र सरकार इसलिए देरी करना चाह रही थी कि जो बारिश हुई है भारी पंजाब और हरियाणा के इलाकों में, उसकी वजह से नमी जो है वो धान में होगी। वो तर्क देते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला किया था और जो लेटर थे वो जारी किए थे राज्यों को। लेकिन किसानों का जो गुस्सा अपनी फसल की नुकसान की आशंका को देखकर
कल देखने को मिला सड़कों पर, कई जगह झड़प भी हुई पुलिस के साथ, और उसके बाद ये फैसला जो है वो बदला गया। अब जो खरीद है वो आज से शुरू हो रही है। बिल्कुल कुलबीर, एक अहम चीज़ भी है। देखिए किसानों की नाराजगी एक हद तक वाजिब भी कल नजर आई, जब कल कई जगहों से तस्वीरें सामने आई मंडियों के हालातों की। अमृतसर की कल मैंने मंडी की तस्वीर देखी, लाइव तस्वीरें सामने आई थी हमारे पास। बाल्टियों से पानी निकाला गया था मंडी के अंदर से, पानी इतना ज़्यादा भर गया था बारिश की वजह से। अम्बाला में भी मैंने सेम तस्वीर देखी। अम्बाला में जो थी पूरी धान की फसल भीग चुकी थी, तिरपाल की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि, तो मवेशी इस फसल को खा रहे थे। यकीनन किसानों को नुकसान हो रहा था, इसीलिए किसान नाराज भी थे। उन्हें मालूम था कि हमारे पास व्यवस्था है नहीं, मंडी में भी व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं करी गई है। अगर बेहतर व्यवस्थाएं हैं तो एक बार मंडी का भरोसा कर लें। फसल खराब हो जाएगी तो मुआवजा भी नहीं मिलना, अगर तुली नहीं हुई तो तुलने के बाद भी मुआवजा मिलेगा, धनराशि नहीं मिलेगी जो उसकी फसल की कीमत बनती है। इसीलिए एक नाराजगी किसानों में थी, क्योंकि मंडियों की व्यवस्था नहीं बेहतर है। अगर मंडियों थोड़ी सी भी बेहतर व्यवस्थाओं में होती तो शायद वो 11 तारीख तक का इंतजार कर सकते थे। देखिए काव्या, बिल्कुल आपने सही कहा कि बेहद अफसोस की बात है कि किसान को हम प्राथमिकता देते हैं। जो भारत है कि कृषि प्रधान देश है, और किसान यहाँ पर महत्वपूर्ण अंग है समाज का, और उसी की जो जरूरतें हैं खासतौर पर फसल को लेके, वो आज तक हम पूरी नहीं कर पाए। अभी पिछले दिनों जो कृषि कानून पास हुए, तब से एक आंदोलन जो है वो चल रहा है, और सत्ता पक्ष या विपक्ष की जहां भी सरकारें हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ वो भी किसानों का हमदर्द होने का दावा कर रही हैं। लेकिन आज तक हम अपने मंडियों को इतना व्यवस्थित नहीं कर पाए, या फिर इतनी हालत उनकी नहीं सुधार पाए कि हर 6 महीने बाद फसल आती है और खराब होती है। तस्वीरें हम हर 6 महीने बाद देखते हैं, चाहे वो धान की बात करें, गेहूं की बात करें, या अन्य और फसलों की बात करें। वहां पर किसानों को रुलता हुआ देख सकते हैं, रोता हुआ देख सकते हैं, फसल बर्बाद होती हुई देख सकते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसानों के हक में जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं, सरकारें होती हैं, उनको घेरते हुए देख सकते हैं। लेकिन तमाम पार्टियों की सरकारें किसी भी तरह से यह कोशिश नहीं करती कि जब वो सत्ता में आए, कम से कम यदि वो किसानों का दर्द समझते हैं, उनकी जरूरतें समझते हैं, कम से कम उनको तो पूरा किया जाए। मंडियों की हालत देश भर में अभी भी ये कहें कि ऐसी नहीं है कि जहां पर अपनी फसल को रखकर किसान चैन की नींद सो सकता है कि हाँ, यदि उसकी फसल 10 दिन भी रह जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्था हम नहीं कर पाए। किसान को हम केंद्रित करके राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन किसान को हम केंद्रित करके काम नहीं करते, जिसकी वजह से किसान रोता है, किसान जो है खफा होता है, उसकी सरकारों के साथ झड़प होती है, उसकी पुलिस के साथ झड़प होती है, और कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बिगड़ता है। बिल्कुल कुलवीर, अहम बात है ये बात। कल क्योंकि पंजाब हरियाणा से मैंने कई रिपोर्टरों से इस मुद्दे पर हमारी बात हुई थी, दर्शकों तक हमने रिपोर्टें जो है ग्राउंड रिपोर्ट से पहुंचाई। बेहतर व्यवस्था नहीं है। अगर मैं मंडियों की बात करती हूँ, शेल्टर टूटे हुए हैं, कई जगहों पर शेल्टरों में छेद है, कई जगहों पर तिरपाल की व्यवस्था नहीं है, कई जगहों पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। कई परेशानियां हैं जो किसानों को आ रही हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि प्राथमिकता पर सरकारों को, राज्य सरकारों को, क्योंकि मंडियों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की दी गई है, उनकी व्यवस्था की, उनके साजो सज्जा की, तो कम से कम इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखें ताकि किसानों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। तिरपाल तक जो है बरसात के मौसम में किसानों को नहीं मिल पा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली पर उनका सामान रखा हुआ है, उनकी फसल रखी हुई है, पूरी बरसात में भीग जाती है, पूरी फसल चौपट हो जाती है और उसका कुछ भी उसको नहीं मिल पाता है। तो है नहीं जो 12 साल बाद आना है, जिसने ये हर 6 महीने बाद फसल जो है मंडी में आती है, और हर 6 महीने बाद यही तस्वीरें जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यही हर 6 महीने बाद ये तस्वीरें उभरती हैं, सरकारों तक पहुंचती हैं। सरकार, हालांकि जो सरकारें होती हैं, ये राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो किसान का हमदर्द अपने आप को शो करके उसकी वोट तो हासिल करना चाहती हैं, उस पर राजनीति तो करना चाहती हैं। जैसे अब माहौल चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जो है फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्ष, सबसे बड़ा विपक्ष कह सकते हैं अभी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये कहें कि फिलहाल सबसे बड़ी हमदर्द पार्टियां जो है वो विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि राजनीति करने का मौका मिल रहा है, किसान की सबसे हमदर्द अपने आप को शो कर रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहां जहां पर इनकी सरकारें हैं, क्या वहां पर ये व्यवस्था ठीक कर पाई है? यदि इतना ही दर्द किसानों का ये समझती हैं, तो साफ जाहिर होता है कि किसान को सिर्फ अभी तक आजादी के इतने साल के बाद भी हम
केवल राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल वाजिब बात है। धन्यवाद कुलवीर मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलवीर दीवान जी मेरे साथ जुड़े हुए थे और ये एक संकट का विषय है, ये एक ऐसी समस्या है जिस पर यकीनन सरकारों को चिंतन करना चाहिए कि किसान, जिसको हम बार बार अन्नदाता की उपाधि देते हैं, अगर हम उनकी समस्याओं का निदान 1947 के बाद आज तक नहीं कर पाए हैं तो हम किसानों के मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं और हमने उनके लिए किया क्या है, इस पर आत्ममंथन सरकार को करना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेती हूँ। मुख्यमंत्री की अपील पर केंद्र द्वारा पंजाब को 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू करने की अनुमति, इस मुद्दे की तेजी से हल करने के लिए निजी तौर पर दखल देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गया है। धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू करने के संबंधी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अपील को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने राज्य को 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस संबंधी तुरंत और निजी दखल देकर के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि ये फैसला किसानों की संतुष्टि के लिए धान की निर्विघ्न और सुचारू खरीदी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बीते कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए आश्वासन मांगा था। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने धान की खरीद की निर्धारित तारीख जो है वो 1 अक्टूबर के बजाय 11 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक स्थगित करने का फैसला लिया था। अचानक लिए गए इस फैसले से किसानों में नाराजगी और अनिश्चितता देखने को मिली थी, जिसके बाद आंदोलन की तस्वीरें सामने आई थी। तो आपको बता दें कि पंजाब में भी जो है आज से यानी 3 अक्टूबर से जो है फसल की खरीद की जाएगी, धान की खरीद की जाएगी। कल नाराज़गी देखने को मिली थी और कल ही जो है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में मुलाकात करने के लिए गए थे। आश्वासन मांगा था उन्होंने कि किसानों को राहत दीजिए, क्योंकि ये फसलें जो है परेशान हो रहे किसानों का सीधा कहना था कि जनाब फसलों में वैरायटियाँ आती हैं, कुछ फसलें जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ में देरी लगती है, कुछ धान जो है 15 दिन पहले कट चुकी है, कुछ धान कट रही है, कुछ आगामी 10 से 12 दिन में कट जाएगी। यानी कि इसका 1 महीने का पूरा फेज़ है और अगर आप इन 1 महीने के फेज़ में केवल उस फसल को गिने जो सबसे आखिरी में काटी जानी है तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने 15 सितंबर को भी फसल काटी है। मेरे संवाददाता अमित कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कहेंगे आप, क्योंकि किसानों को लेकर के कल जो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, उसके बाद केंद्र की सत्ता ने भी अपना फैसला जो है परिवर्तित किया है। किसानों का सीधा कहना था कि जनाब आप फसल की वैरायटी से अब चीज़ें समझिए। पहले एक समय था कि एक ही वैरायटी आती थी, एक ही समय पर पकता था, उसके अनुसार समाकलन किया जाता था। अब हर फसल की वैरायटी आती है, एक महीने के अंदर 3 बार फसल कटती है, एक हिसाब से कि पहले जो पक जाएगी वो कटेगी, फिर अभी भी कट रही है, आगामी समय में भी 10-12 दिन के अंदर धान की फसल कटनी है। अगर आप केवल आखिरी वाले को कंसिडर करेंगे जो 10-11 तारीख के आसपास कटनी है, तो उससे पहले वाले की फसल पूरी चौपट हो जाएगी। आपको लगता है कि सरकार ने इस तर्क को लेते हुए ये फैसला लिया है या फिर ये जो आंदोलन का दबाव है उसके कारण लिया है? दोनों चीजें कंसिडर करते हैं। मैं कहता हूं कि आंदोलन का भी दबाव कंसिडर किया गया था और वहीं साथ में हम बात करते हैं जो तर्क दिया गया था कि हर एक फसल अपने अपने हिसाब से उगती है। अगर हम सीधे तौर पे कहें, किसान सीधे तौर पे बोलते हैं कि अब जो नई बीज आ चुके हैं जिनमें कीड़े नहीं लगते, जो टाइम से उग जाते हैं और ये फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है। जब फसल लगाने का समय सरकार देती है, देखिए बकायदा बीजने का समय दिया जाता है कि 15 जून, जैसे उनको बोले 15 जून को अपनी फसल बीजना शुरू करें, तो उस हिसाब से चलते हैं तो 15 सितंबर तक 3 महीने के अंदर फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद तो किसान सीधे तौर पे कहते हैं कि आप हमसे 15 सितंबर से लेना शुरू करें। किसान तो सीधे कहते हैं कि आप 15 सितंबर से लेना शुरू करें। उसके बाद तो हमारे हिसाब से तो ऑलरेडी बोलते हैं कि आप ऑलरेडी लेट लेते हैं जब आप 25 सितंबर या 1 अक्टूबर को ले रहे हैं। तो किसान तो सीधे तौर पे आप 15, क्योंकि जब एंड डेट आती है, क्योंकि 15 सितंबर तक सारी फसलें तैयार हो जाती हैं। उनका ये कहना है जो एग्जैक्टली 15 जून से शुरू होते हैं वो एग्जैक्टली 15 सितंबर के नियर अबाउट सारी कट के, छान के, साफ करके तैयार होती है
अगर हम कहें इधर मंडियों में लाने के लिए, तो ये फैक्टर सीधे तौर पे बोला। उसके बाद फिर चलो प्रशासन ने कहा था कि हम 10 दिन का टाइम पीरियड देते हैं, कुछ लोग लेट भी शुरू करते हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन रीजन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई 15 को नहीं शुरू कर सकता। 5-10 दिन का गैप हर कोई अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेता है, क्योंकि मशीनें भी आनी होती है, कोई बोरो करता है, कई पड़ोसियों में शेयर होती है, ट्रैक्टर चलते हैं, तो कई फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, तो सब कंसिडर किया गया था। तो बात ये थी 25 से 30 उनको कन्वीनियंट था और इसके लिए किसान रेडी भी थे। पर बात अड़ी का, देखिए जब 1 अक्टूबर की बात की गई तो अचानक से, अब देखिए पंजाब और हरियाणा की बात करें, पंजाब और हरियाणा में अलग अलग जगहों पे बारिश हो रही है और ये किसानों के लिए अगर हम कहें सीधे तौर पे इस टाइम बारिश, देखिए अगर फसल पकने से पहले बारिश होती है तो उसे फायदेमंद माना जाता है, पर पकने के बाद अगर बारिश होती है तो फसल के लिए सीधे तौर पे नुकसानदेह है। और वही जब हम बात करें 1 तारीख को भी बारिश हुई है, सीधे तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, फसल लेके किसान पहुंच चुका है और अब 1 तारीख से 1 रात पहले, देखिए ऐसा भी नहीं कि आप 1 दिन पहले बोल रहे हैं, आप 1 तारीख से मतलब 30 की रात को अनाउंस कर रहे हैं कि फसल की डेट हम 10 दिन चेंज कर रहे हैं। देखिए 10 दिन का गैप बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, अगर हम देखें 1 हफ्ते का गैप इतना नहीं होगा, पर फसल के हिसाब से आप कंसिडर करें तो एक एक दिन बहुत कीमती होता है, क्योंकि इस टाइम जैसे मौसम बना है कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ घंटों बाद बारिश होने का आसार बन जाता है अचानक से, चाहे भले पूरे दिन मौसम साफ हो और अचानक से अगर बारिश हो जाती है पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसको लेके उन्होंने सीधे तौर पे जायज सवाल उठाए थे और सरकार ने भी इसे कंसिडर किया। सरकार ने जहां डिले का रीजन भी ये दिया था कि फसल कई जगह तैयार नहीं हुई है, बारिश का नुकसान हो रहा है, तो वहीं किसानों ने ये दिया जिन लोगों की तैयार हो गई है, जो फसल लेके मंडियों तक पहुंच गया, उनका क्या, तो इस चीज को भी कंसिडर किया गया। वहीं आप देख सकते हैं बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, चाहे पंजाब की बात करो चाहे हरियाणा की बात करो, तो यहाँ पे हर जगह प्रदर्शन हुआ है, तो इसका भी एक सीधा सीधा दबाव सरकार पे पड़ा है। तो वही फाइनली फैक्ट अगर हम होंगे फाइनल फैक्टर बोले तो पंजाब सीएम चरणजीत चन्नी खुद मिलने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने भी बात रखी और एक सीएम का कहीं जाके आग्रह करना, बात करना, वो भी एक मेजर फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है। जी बिल्कुल अमित, ये एक अहम बात है। एक और चीज़ अमित जो है कल पंजाब से और हरियाणा से निकल कर के सामने आई कि मंडियों की समस्या कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए। शायद वो इन 10 दिनों का इंतजार करते, अगर मंडियों में बेहतर व्यवस्था की गई होती, इस तरीके से जो उनकी फसल है वो पानी में ना डूब रही होती, फसल खराब ना हो रही होती और व्यवस्था ऐसी दी गई होती कि 10 दिन तक उन्हें भी लगता कि मंडी में उनकी फसल रखी है और वो सुरक्षित है, तो वो शायद इंतजार कर लेते, क्योंकि उनके पास तो रखने की व्यवस्था नहीं होती है। देखिए ये एक फैक्टर हम जरूर मानते हैं, देखिए किसान भी सीधे तौर पे ये मानता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो किसान मंडियों में फसल ले आए उनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उनके पास मंडियों में स्टोर करने की जगह नहीं हो, तिरपाल सफिशिएंट नहीं होती, ये हर बार कंप्लेन आती है। अपनी तरफ से प्रशासन पूरी कोशिश करता है, पर हर बार ये फैक्टर आ जाता है कि तिरपाल लग गई हो पर पानी नीचे से आ जाता है, क्योंकि हाई राइज की जगह नहीं है, ऊपर रखने की जगह नहीं है, जो अगर हम हाई राइज जगह बनाई गई है जहाँ शेड लगा हुआ वो बहुत लिमिटेड जगह है। अगर हम बात करते हैं क्योंकि फसल स्टोर भी करनी होती है, एक बार वहां फसल पहुंच गई, जहाँ खुले पहुंचती है उसके बैग में पैक करके रखने की जगह होती है, तो हर एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इस मामले में जो हम कहें मंडियां मार खाती हैं, अगर यहाँ पे अगर हम कहें कि मंडी बड़ी होती, शेड्स बड़े लगे होते और हाई राइज प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते, तो शायद किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर ये तैयारी सफिशिएंट होती तो किसान चाहे आप 1 महीना लेट भी कर लेते। अगर मंडियों में, पंजाब की मंडियों में, हरियाणा की मंडियों में सभी किसानों की फसल स्टोर करने की कैपेसिटी होती, तो फिर किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो 10 दिन लेट हो रही हो चाहे हफ्ता लेट हो रही हो। हाँ, फिर ऑफ कोर्स लेट को लेकर शायद बात ये होती है कि आप देर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन रहता है कि फसल की कीमत मिल जाएगी, तब वो आश्वस्त रहते हैं कि कीमत तो मिलेगी, मुआवजे पर बात नहीं आएगी आकर के। देखिए मुआवजा एक बहुत अलग फैक्टर है, किसी चीज का नुकसान हो जाना वो मेन वैल्यू कभी नहीं मिल पाती। अगर आपकी फसल 1 लाख की है, मुआवजा आपको हमेशा नियर 70 to 80,000 का मिलेगा, तो 20,000 30,000 जो आपका प्रॉफिट है वो तो खत्म हो गया, मेन कमाई जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की वो खत्म हो गया। आखिरकार फिर अपना घर का गुजारा कैसे चला, कंपनसेशन आ गया, जो पैसे लिए थे उधार पे वो चले जाएंगे, अगले साल की बिजाई करिए उसमें लग जाएंगे पैसे। तो वही जो अपनी हालत सुधारने के लिए, जो अपने आप को और ज्यादा कंफर्टेबल करने के लिए, जो बंदे ने जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये हमें थोड़ा फायदा मिलेगा, वो नहीं मिल पाएगा, फिर किसान जाएगा क्या, फिर हालत बद से बदतर होने का ये भी एक फैक्टर कह सकते हैं। अगर हम कहें, अगर आपको जो मेहनत लग रही है, जो आपने मेहनत की वही आपको नहीं मिल रही, तो फिर आप जाएंगे कहाँ पे। बिल्कुल अमित, देखिए कंपनसेशन भी तब मिलेगा जब आपकी फसल मंडी में तुल चुकी हो, अगर वो भी नहीं तुली है तो उसके भी आपको कोई कंपनसेशन जो है सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है। कपास की भी कल अमित खबर सामने आई, कपास की जो खेती है पानी की बरसात की वजह से उसमें भी कीड़े लग चुके हैं, कपास की फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि किसानों को किस तरीके से राहत दी जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के किसान जो है वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर करते हैं,
फसल अगर खेत में लगे लगे भी प्रकृति ने अपना मोड़ बदल दिया तो भी उनका नुकसान है, और अगर मंडी तक ले जाते बदल दिया तो भी उनका नुकसान है। इसलिए अगली बार से जब वो फैक्टर्स तैयार करे या कोई डिसीजन ले, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि 15 जून की तारीख जो है वो गवर्नमेंट अलॉट करती है, यानी कि वो मौसम वैज्ञानिकों से बात कर करके उन्हें बताती है कि आप इस तारीख से इसको बोइए तो बेनिफिट होगा, तो उन्हीं से ये डेट भी निकलवाए कि भाई इस तारीख को हमने बोआया था, इस तारीख तक की अगर फसल तैयार हो जाएगी तो हमें कब तक खरीद लेनी चाहिए जिससे किसानों को नुकसान ना हो, और आगामी समय में क्या वातावरण बन सकता है, क्या बरसात होगी तो किसानों को नुकसान होगा तो हम पहले खरीदना शुरू कर दें। कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी सरकार को समझना होगा। जी देखिए, मैं अगर बात करें जब 15 जून जो डेट दी जाती है उसमें हर एक फैक्टर कंसिडर किया जाता है। देखिए क्योंकि हम सीधे बोलते हैं सिंचाई के लिए मोटर चलनी है तो बिजली का एंगल कंसिडर करना पड़ता है। मानसून कब आएगा, मानसून की बारिश से किसानों को कितना फायदा होगा, कितना लेट होगा, वो एक चीज कंसिडर की जाती है। ट्रैक्टर्स, मशीन, यूटिलिटीज, ये सब बोरो की जाती है। हर एक किसान इतना अगर हम सक्षम नहीं होता कि अपना एक खुद का ट्रैक्टर रखे या एक हैप्पी सीडर रख सके, तो कई सब चीजें होती हैं, वो उन सब फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। अगर हम कृषि विज्ञानियों से बात की जाती है, अगर हम कहें सिंचाई, वाटर लेवल, हर एक फैक्टर कंसिडर किया जाता है। क्योंकि देखिए बिजली का भी एक बहुत अहम फैक्टर रहता है, अगर क्योंकि मोटर चलती है और बिजली अगर पर्याप्त मात्रा में बिजली का कट लगते हैं तो सब किसानों को अपने फसल उगाने में ही बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में सिंचाई समय से नहीं हो पाती तो फसल पूरी तरह से स्टार्टिंग में ही बर्बाद हो जाती है, तो ये एक फैक्टर है। तो जब आप स्टार्टिंग में, अगर हम सीधे तौर पे कह रहे हैं, जब आप बिजाई के वक्त का अपडेट दे सकते हैं तो आपको अपने, अगर हम लिफ्टिंग का भी एक बाकायदा समय दे देना चाहिए। क्योंकि अगर इससे हो जाए तो किसानों को भी एक माइंडसेट में आइडिया रहता है कि अगर आपने 15 जून का बोला है और आप बोल रहे हैं कि आप 25 जून को एग्जैक्ट नेट खरीदारी हो जाएगी, तो उस हिसाब से बिजाई करते हैं। तो जो लोग थोड़ा लेट भी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही प्लान करके चलते हैं कि नॉर्मली जो डेट दी जाती है हमेशा ही एक्सटेंड की जाती है, तो इस हिसाब से चलते हैं कि जब हमें पता ही है कि एक्सटेंड है तो हम एक हफ्ता लेट ही शुरू करें, ताकि अगर लेट फसल लेट पकेगी तो हमें लेट काटना पड़ेगा और लेट ही जब डेट आनी है तो हम उसी हिसाब से कम से कम हमारा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल वाजिब बात है। धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार मेरे साथ, मेरे संवाददाता जुड़े हुए थे। यकीनन सरकार को विचार करना भी चाहिए कि जिस तरीके से पहले वो बुआई के समय जो है पूरे वातावरण को देख करके एक गाइडलाइन जारी करके लोगों से अपील करती है कि इस समय जो है आप धान की बुआई करिए, उसी तरीके से कटाई के समय भी वो एक बार विचार विमर्श कर ले कि किसी भी तरीके से, देखिए एक फैक्टर हो गया एनवायरमेंट का और दूसरा फैक्टर हो गया किसानों की निजी समस्याओं का, जिनको सरकार बहुत बखूबी समझती है। उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए सरकार को उसकी तारीख भी ऐलान करनी चाहिए। बहरहाल सरकार की तरफ से एक बेहतरीन फैसला ऐसे कह सकते हैं जो लिया गया है। अगली खबर मुंबई से है। मुंबई के जेजे अस्पताल के बाहर रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान गणेश्वर ढोबड़े ने बताया है कि पिछले कुछ सालों से लगातार उनकी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी जा रही हैं, लेकिन उन्होंने इस मांग की अनदेखी की है, जिसकी वजह से इस तरीके का फैसला लेना पड़ा है। कोरोना काल में दिन रात सेवाएं देने वाले राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के 5000 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इन डॉक्टरों की सरकार के खिलाफ नाराजगी है। सरकार की ओर से शैक्षणिक फीस माफ न किए जाने पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हालांकि सामूहिक अवकाश पर जाने के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो कोविड वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू वार्ड पर अपनी सेवाएं लगातार देते रहेंगे। मरीजों को कोई परेशानी ना हो इसलिए ओपीडी में भी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जो हैं वो अपनी सेवा देंगे। महाराष्ट्र के सारे डॉक्टर 1.5 साल से कोविड में सेवा दे रहे हैं और इसी वजह से उनका एकेडमिक नुकसान हुआ है। उन्हें सिखाने वाले जो टीचर्स हैं वो भी लगातार कोविड में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब तक 2 मीटिंग राज्य के मेडिकल शिक्षा मंत्री के साथ हो चुकी है। इस दौरान कई मांगों के पूरा होने पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई पॉजिटिव आउटकम जो है वो अभी तक नहीं आ पाया है। मैं सर डॉक्टर ज्ञानेश्वर ढोबड़े, हम लोग यहाँ पे जेजे हॉस्पिटल कैजुअलिटी के सामने खड़े हैं। मैं यहाँ पे पीजी रेसिडेंट हूँ और महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर का राज्य का वो संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे ये जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में, उसका रीज़न ये है कि हमारी जो कोविड ड्यूरेशन में जो हमने योगदान दिया है उससे रिलेटेड जो डिमांड्स है एंड जो भी सालों से जो पेंडिंग डिमांड्स है वो पूरी नहीं हुए, इसके लिए हम लोग आज रास्ते पे खड़े हैं। और ये यहाँ पे नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में है और इसका फॉलोअप हमने 5 महीने से लिया है, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस सोल्यूशन नहीं निकला है। कोई हमें लिखित स्वरूप में कोई भी हमारा मतलब लाइक रिटर्न में कुछ मिला नहीं है, इसलिए ये आंदोलन आज अपने को देखने को मिल रहा है। आपको आज के आंदोलन का स्वरूप बताइए। आज के आंदोलन का स्वरूप ऐसा है कि नॉन इमरजेंसी सर्विसेज एंड ओपीडी बंद करने का ये था, इमरजेंसी सर्विसेज शुरू रखने का प्रयोजन था और कोविड सर्विसेज भी प्रोवाइड करने का आदेश दिया गया था। तो आंदोलन का स्वरूप लाइक इतना तीव्र नहीं था, थोड़ा सा सॉफ्ट ही था
और थोड़ा प्रतीकात्मक आंदोलन था, लाइक थोड़ा निदर्शन करेंगे फ्लेक्स बैनर के स्वरूप में, या फिर जहाँ जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे ब्लैक रिबन वगैरह बांध के, इस टाइप का स्वरूप था। लेकिन ये अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन और गर्म हो सकता है और इसकी सीवियरिटी की धारा। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ आप इनकी हड़ताल की देखिएगा कि इन्होंने अपनी सर्विसेज को बंद नहीं किया है। यानी कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है, ओपीडी सर्विस है, वो सारी सर्विसेज जो है इनकी तरफ से दी जाएगी। प्रयास इनका यही है कि जो मरीज़ हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इनका सीधी तौर पर कहना है कि सरकार ने हमें राहत नहीं दी है, हमारी बातों को नहीं सुन रही है। सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ जो है संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आई है, डॉक्टर्स नाराज हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। क्या कुछ मांगे इनकी तरफ से रखी गई हैं? क्योंकि इनका कहना है कि एक लंबे समय से हमें मांगे रख रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको नहीं सुना गया है। बिल्कुल काव्या जी, देखिए शनिवार से ही करीब मुंबई महाराष्ट्र के 5000 डॉक्टर, वो रेजिडेंट डॉक्टर जो है हड़ताल पे बैठे हुए। उनकी ये मांग है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना काल के दौरान, जब वो पिछले 1.5 सालों से काम कर रहे हैं कोरोना पेशेंट के लिए, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार उनकी जो शैक्षणिक फीस है उसको माफ करना चाहिए, और उनकी जो पढ़ाई है उनमें कहीं कहीं उनको जो है मदद करनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 1.5 सालों से लगातार इनकी यह मांग है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस पे मांगी नहीं। लिहाजा इसको लेकर उन्होंने मेडिकल जो शिक्षा मंत्री है उनसे भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन 1.5 सालों में न सरकार ने कोई जवाब दिया, न तो कोई पॉजिटिव आश्वासन दिया है। इस तरह की बातें जो है कहीं न कहीं मेडिकल रेसिडेंट्स के जो डॉक्टर्स है वो उनका कहना है। लिहाजा अनिश्चित काल के लिए वो अनशन पे बैठे हैं। हालांकि सबसे अहम बात कि जिस तरह से मुंबई में कोरोना, महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार है, उसको देखते हुए वो लगातार जो है 100% आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो लगातार कोविड वार्ड में या इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के साथ सेवाएं भी दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स अपना फर्ज निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि आंदोलन है, हमारा मांगे जरूर हैं, लेकिन हम मरीजों को कोई परेशानी नहीं होने देना चाहते। ओपीडी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज और कोविड सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यू रखी जाएंगी अभी, लेकिन अगर सरकार ने ज़्यादा लंबे समय तक उनकी बात नहीं सुनी तो फिर ये उग्र आंदोलन के तौर पर तब्दील होगा। क्या लगता है आपको कि सरकार अभी इस क्षमता में है कि वो इनके उग्र आंदोलन को झेल सके? इतनी बड़ी आबादी में अगर जो है डॉक्टर्स अपना काम छोड़ देंगे तो? बिल्कुल, देखो मुंबई का जेजे हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, साइन हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। हालांकि यह सरकारी हॉस्पिटल होता है जहां तक गरीब तबके के लोग भी जाते हैं। अब ऐसे में 5000 की संख्या काफी बड़ी संख्या हो जाती है इस तरह के अगर डॉक्टर हड़ताल पे बैठते हैं। आपको बता दें कि शनिवार से ही हड़ताल पे बैठे हैं और उनकी लगातार मांगे है कि सरकार उनकी सुने और उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसका पूरा करे, लेकिन सरकार ने न मांगे सुनी है, न कोई अब तक पॉजिटिव रिस्पांस सरकार की तरफ से दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये तमाम वो जो रेसिडेंट्स डॉक्टर है, ये वही है लोग हैं जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए जाते हैं और कोरोना काल के दौरान उनको जो है सेवा के लिए बुला लिया गया है। तो जाहिर तौर पर अगर तो वो पिछले 1.5 सालों से लोगों की सेवा दे रहा है तो सरकार को भी कहीं न कहीं उनमें जो है पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। सरकार को भी अपने मुकादम को भेजकर मुलाकात करवानी चाहिए, लेकिन अब तक ऐसी कुछ बातें नहीं आई है। लिहाजा उनकी तरफ से देर शाम भी कहा गया है तो वह अभी अपने जो हड़ताल पे कायम रहेंगे और आगे भी हड़ताल करते रहेंगे। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, 2 बार राज्य मेडिकल शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात का क्या कोई परिणाम निकल करके सामने अभी तक नहीं आ पाया? आश्वासन आप कह रहे हैं कि दिया गया, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं की गई इसमें? बिल्कुल काव्या जी, देखो पिछली साल भी इस तरह की बातें सामने आई थी। कई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है हड़ताल पे चले गए थे। लिहाजा राज्य के जो मेडिकल शिक्षा मंत्री है उन्होंने मुलाकात भी की थी। उन्होंने आश्वासन दिया जो तुम्हारी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी, लेकिन 1.5 साल के बावजूद भी न मांगे मांगी गई है, न कोई पत्र व्यवहार किया गया है, न कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। लिहाजा एक बार फिर से जब कोरोना मुंबई महाराष्ट्र में कम हो रहा है तो ऐसे में उनकी मांगे थी कि कम से कम शैक्षणिक शिक्षा की जो फी है वो कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार को माफ कर देना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। लिहाजा अभी भी जो है उनका हड़ताल जारी है। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इनकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, उसके बावजूद जो है इनको फीस में राहत नहीं दी जा रही है। तो क्या अभी तक सरकार का इस हड़ताल के बारे में सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है?
देखिए, सरकार की तरफ तो कोई बातें नहीं कही है, लेकिन क्योंकि सरकार के जो तमाम मुलाजिम है वो कहते हैं कि हड़ताल के बाद जो है सरकार इस पर निर्णय लेगी। लेकिन सबसे अहम बात कि पिछले 1.5 सालों से अगर ये अपनी पढ़ाई छोड़कर कोविड वार्ड में लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं तो जाहिर तौर पर सरकार को भी कहीं न कहीं सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिससे ये हड़ताल को खत्म करे। अब माना जा रहा है कि आज रविवार है, इस दौरान सरकार की शायद कुछ बातें सामने आए, लिहाजा अब लोगों को उम्मीद है कि आज शाम तक कुछ सरकार की अगर बातें सामने आती है तो शायद वह अनशन तोड़ दे। लेकिन आज सुबह जब बातें हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की तरफ से कल देर शाम यानी शनिवार रात तक कोई बातें सामने नहीं आई, लिहाजा वो हड़ताल पर कायम रहेगी। सत्यप्रकाश जी, एक और बात, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि हम देखिए काम तो करेंगे लेकिन विरोध के स्वर के साथ उन्होंने कहा कि जहां हम काम कर रहे होंगे वहां हम ब्लैक पट्टी बांध लेंगे अपने हाथों पर, विरोध अपना दर्ज कराते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि दिक्कतें होंगी, क्योंकि कुछ हड़ताल पर चले जाएंगे, कुछ विरोधात्मक रूप से जो है सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज करा रहे होंगे और आगामी समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है? जी बिल्कुल काव्या जी, इस तरह की अगर चीजें होती है तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए भी एक निंदनीय बात है। महाराष्ट्र सरकार स्वास्थ्य विभाग को मिलकर इस पर तुरंत फैसले लेना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग एक अहम विभाग माना जाता है खासकर इंसानों के लिए। अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव मरीजों के ऊपर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल बताया है कि कम से कम 10% डॉक्टर जो है अभी भी इमरजेंसी वार्ड या कोविड वार्ड में है, तो जाहिर तौर पर 10% से काम नहीं चलेगा, 100% देना पड़ेगा। ऐसे में किसी मरीज की अगर मौत होती है तो जाहिर तौर पर इसका जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार ही होगी। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, एक अहम बात है। क्या और भी कुछ मांगे हैं इन रेजिडेंट डॉक्टर्स की अपने शैक्षिक संस्थान की फीस को लेकर के? इसके अलावा कोई और मांग हो? देखिए, महाराष्ट्र सरकार से उनकी यही मांग है कि एक तो शैक्षणिक फीस जो है उसको माफ कर दिया जाए, दूसरे उनके परीक्षा को लेकर तत्काल प्रभाव में निर्णय लिया जाए। वहीं जिस तरह से लगातार पिछले 1.5 साल से काम कर रहे थे, उन कामों के बदले कम से कम उनके सांत्वना पुरस्कार तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन सरकार नाम तो छोड़िए फी माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा उनकी मांगे है कि जो मांगे हमारे पिछले 1.5 साल से है, सरकार को उस पर अमल करना चाहिए और तत्काल प्रभाव में अपने मुकदम के भेज के हमें सांत्वना देना चाहिए। लेकिन अब तक ऐसी बातें सामने नहीं आई है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक और अहम चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाए हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स की मैं अगर बात कर लूँ, उनकी जब शिक्षा सत्र जो है चल ही नहीं पाया है, बेहतर तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि हमने एक तो सर्विसेज भी दी है, ऊपर से हमें शिक्षा भी बेहतर नहीं मिल पाई, व्यवस्था उतनी बेहतर दरमियान नहीं हो पाई, तो किस चीज़ की हमको फीस देना? कि सरकार को नहीं लग रहा कि इस कोरोना के पीरियड में इन लोगों ने इतनी सहायता करी है, सरकार की प्रयास किया है लोगों की जान बचाने का, तो इतना तो कर सकती है कि कम से कम थोड़ी राहत दे दे सरकार इन लोगों को। वो भी इतने लंबे वक्त से जब ये आंदोलन कर रहे हैं, तब 2 बार मंत्री से मुलाकात कर लिया, आश्वासन के बाद वो अपने शब्दों को झूठा करार कर रहे हैं बार बार। देखिए काव्या जी, अमूमन जब कोई वार्ड बॉय सरकारी काम करता है तो लिहाजा उसकी पगार जो है 18 से 20 हजार के आसपास होती है। हाँ जी। अब ऐसे में अगर शैक्षणिक मेडिकल शिक्षा लेने वाले छात्र अगर मेडिकल वार्ड में या कोरोना वार्ड में मदद करते हैं या अपनी सेवा देते हैं तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार या मेडिकल शिक्षा विभाग को इस पे अमल करना चाहिए। उनकी सांत्वना पुरस्कारी जो राशि होती है कम से कम वो तो देनी चाहिए। इतना भी नहीं हो सकता है तो उनकी जो मांगे हैं उस पर अमल करना चाहिए और उस पे जो है उनको सांत्वना देना चाहिए। लेकिन इस तरह की बातें अब तक नहीं आई है, लिहाजा उनको मजबूरन जो है इस तरह के हड़ताल का हथकंडा अपनाना पड़ रहा है। फिलहाल ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए इस तरह की बातें सामने आई है। अगर सरकार इस पे अमल नहीं करती तो ये माना जा रहा है कभी तो सिर्फ 5000 रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे बैठे, आने वाले समय में महाराष्ट्र सहित तमाम अन्य राज्यों के भी जो है ऐसे डॉक्टर्स जो हड़ताल पे बैठेगा और भी मांगों को मनवाएं। अगर सत्यप्रकाश जी मैं अभी की बात करूं, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र में जो है कोविड के हाल बेहतर नहीं है, अभी भी लगातार आंकड़ों में इजाफा है, टेंशन तो है ही। इस बीच अगर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो आगामी व्यवस्था क्या लगती है आपको? क्योंकि लगातार 3rd फेज की भी बात की जा रही है कि अभी और आंकड़े बढ़ेंगे, तो उस बीच अगर डॉक्टर जो है हड़ताल पर चले जाएंगे तो कैसे सरकार लड़ेगी कोविड की 3rd वेव से? बिल्कुल, देखिए काव्या जी, महाराष्ट्र सरकार एक तरफ कहती कि तीसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तमाम तरह की गाइडलाइन जारी किया है। स्कूल खोलने की महाराष्ट्र तैयारी कर रही है सरकार, होटल पब खोल दिया है सरकार ने, गार्डन रेस्टोरेंट भी महाराष्ट्र सरकार ने खोल दिया है, तमाम गाइडलाइन जारी किया है। लेकिन इस गाइडलाइन के बीच में जो कोरोना वार्ड में अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं उनके लिए डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो जाहिर तौर पर उनके जीवन पे काफी बड़ा असर होने वाला है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ये आंकड़ा नहीं बता रही है
कि जो लगातार मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर महाराष्ट्र सरकार खुलकर नहीं बोलती है, लेकिन देखा जा रहा है कि 25,000 के जो आंकड़े थे वो 18,000 तक आ गए। तो महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है, इस पे भी महाराष्ट्र सरकार को विचार करना चाहिए। अब ऐसे में तमाम रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो कहीं न कहीं इसका सीधा प्रभाव उन मरीजों के ऊपर जाता है जो कहीं न कहीं हॉस्पिटल में भर्ती है या कोविड में भर्ती है। बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ संवाददाता मुंबई से जुड़े थे। बहुत जायज़ मांग रेजिडेंट डॉक्टर्स की है, देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मांग को मानती है या नहीं मानती है। अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से जारी वैक्सीनेशन अभियान के बावजूद कोरोना की रफ्तार थमते नजर नहीं आ रही है। 1 अक्टूबर 2021 को फिर 11 नए मामले जो है सामने आए हैं। इसमें इंदौर, बालघाट में 3-3, भोपाल, जबलपुर में 2-2 मामले और सागर से एक नया मामला सामने आया है, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 124 हो चुकी है। इसके बाद संक्रमण की दर बढ़कर के 0.01% पहुंच चुकी है। वहीं रिकवरी रेट जो है 98.60% है। इससे पहले 30 सितंबर को 12 केस सामने आए थे। राजधानी भोपाल से जबलपुर में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा बालाघाट, राजघाट, झबुआ, शहडोल और ग्वालियर इसमें भी केस मिले हैं। 30 सितंबर तक की बात करें तो प्रदेश में पिछले 7 दिनों में 17 जिलों में 96 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में सबसे ज़्यादा 53 केस थे, भोपाल में 18, जबलपुर में 5, अनूपपुर में 4, बड़वानी में 3 और शहडोल में 2 पॉजिटिव केस मिले थे। गणेश तिवारी मेरे साथ संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गणेश, हालात संभलते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जो है युद्ध स्तर पर कराया गया, उसके बावजूद आंकड़ों में इजाफा है। बिल्कुल सही कहा आपने काव्या, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर वैक्सीनेशन के स्तर की बात करें तो उसमें काफी तेजी चल रही है। जहां पहला डोज की बात करें तो एक तरह से पूरे होने की कगार पर है वैक्सीनेशन का पहला डोज, तो वहीं दूसरे डोज की बात करें तो आधे से ज्यादा लोगों को हालांकि अब दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है, क्योंकि लगातार जो वैक्सीनेशन का कार्य है उसमें तीव्र गति दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अब जो है कोरोना एक बार फिर जो है वापस से मंडराता दिख रहा है, और यही एक वजह रही कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जहाँ कोरोना की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर की ही बात करें तो वहां पर 11 केस जो है मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। अगर जिले वाइज बात करें तो अगर इंदौर की बात करें तो जहां 3 मामले सामने आए तो वहीं बालाघाट में भी 3 मामले सामने आए। साथ ही भोपाल और जबलपुर में बात करें तो 2-2 मामले सामने आए। सागर में भी 1 केस सामने आया है। जिसके बाद अगर बात करें तो अब एक्टिव केसों की संख्या जो है एक बार फिर जो है जो मध्य प्रदेश में एक्टिव केस है कोरोना के वो 124 हो गई है, क्योंकि इसके पहले की बात करें तो बेहद ही कम, इन आंकड़ों में बेहद ही कम आंकड़े थे और जहां पर ना के बराबर जो है कोरोना के आंकड़े आ रहे थे। इंदौर की बात करें तो इसके पहले किसी दिन 0-1 भी आंकड़े नहीं आ रहे थे, तो 1-2 इक्के दुक्के आ रहे थे आंकड़े। अब जो है लगातार जो है कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले की भी बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, WHO की बात करें तो लगातार जो है चेतावनी भी दी जा रही थी कि अक्टूबर-नवंबर माह में जो है कोरोना के आंकड़े एक बार फिर आ सकते हैं, यह खतरा मंडरा सकता है। तो हालांकि उस संदर्भ में देखा जाए तो वैक्सीनेशन के बावजूद अभी आंकड़े जो है आना प्रारंभ हो चुके हैं, और किसी तरह से जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी या लोग सोच रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद जो है कोरोना में कहीं ना कहीं जो है उसके जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, लेकिन आंकड़े फिर भी दिखाई देते रहे। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो 11 जो है कल जो 1 तारीख को देर शाम जो रिपोर्ट आई है उसमें सामने आए हैं। जी काव्या। बिल्कुल गणेश, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। गणेश, कारण क्या माने जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तादाद पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, उस बीच एक रिपोर्ट जरूर आई थी कि सेकंड डोज वैक्सीनेशन को लेकर के लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है। क्या सेकंड डोज वैक्सीनेशन में स्थिति कुछ बेहतर हो पाई है अब? निश्चित तौर पर देखिए, अगर वजह की काव्या सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़ी वजह वही है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और लगातार सरकार भी ये चेतावनी दे रही थी कि अगर वैक्सीनेशन का पहला डोज आपने लगवा लिया है लेकिन दूसरा डोज नहीं लगवाया है तो वो भी ना के बराबर है, यानी कि कोरोना का जो खतरा है वो मंडरा सकता है और आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कहता हुआ नजर आया। लेकिन आमजनों की बात करें तो आमजन जिस तरह से कोरोना का जो वैक्सीनेशन था, जो कोविड का वैक्सीनेशन था, उसका पहला डोज तो लोगों ने लगवा लिया था, लेकिन पहले डोज के बाद, वैक्सीनेशन के पहले डोज के बाद की अगर बात करें तो उसके बाद जो है लोगों के मन से जो कोरोना का खतरा था या डर था वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आता था। और कई लोग यह सोच रहे थे कि अगर उन्होंने कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो पहला डोज लगवा लिया है, यानी कि पूरी तरह से वो अब स्वस्थ हो चुके, उन्हें कोरोना का खतरा अब नहीं सामने दिखेगा या उनको जो डर था वो नहीं दिखेगा। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही कहा था कि अगर वैक्सीनेशन का जो पहला
और दोनों डोज है, दोनों डोज ही लगाना जरूरी है, तभी आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। तो सबसे बड़ी वजह अगर बात करें काव्या, तो यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो पहला डोज तो लगभग 100% होने की कगार पर है, लेकिन दूसरे डोज की बात करें तो दूसरे डोज में अभी भी बेहद कमी नजर आ रही है। और मुश्किल से अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो अभी 40 से 50% तक ही लोगों को कोरोना का जो दूसरा डोज है वो लग पाया है, यानी कि दूसरे डोज में काफी ज्यादा कमी नजर आ रही है। और इसी की वजह से जो दोनों डोज अभी तक लोगों को नहीं लग पाए हैं, तो वहां पर जो कोरोना का खतरा है वो सामने दिख रहा है। जी काव्या। बिल्कुल गणेश, अगर इंदौर की मैं बात करती हूँ, क्योंकि इंदौर से जिस प्रकार से आपने कहा कि अभी तक तो इतने मामले सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन एकाएक जो है मामलों में इजाफा देखने को मिला है। क्या कुछ कारण माने जाए? क्या कोविड गाइडलाइंस के जो है, प्रोटोकॉल्स के जो है पालन नहीं हो पा रहा है बेहतर तरीके से, या और कोई कारण इसका माना जाए? काव्य बात करें तो क्योंकि इंदौर अगर बात करें तो एक मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है और औद्योगिक राजधानी भी मध्य प्रदेश की है। ऐसे में काफी ज्यादा पॉपुलेशन भी यहाँ पर है, और अभी हाल ही में अगर बात करें तो त्योहार भी काफी ज्यादा थे, जिससे भीड़ भाड़ जो है मार्केट में है, वहां पर लोगों का काफी ज्यादा आना जाना था। लोग जो है बचाव करने के बावजूद भी वहां पर भीड़ में एकत्रित हो जाते थे, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी था। इसके पहले भी ऐसे कई त्योहार थे जहां पर जो है काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती थी। और सबसे बड़ी बात जो है, अब लोगों ने जो सावधानियां, जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, वो उनका पूरी तरह से किसी भी तरह से, चाहे वो इंदौर की बात करें या मध्य प्रदेश के किसी हिस्से की बात करें, उनका पालन नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो सामने दिख रहे हैं। क्योंकि अभी भी अगर वर्तमान की बात करें तो लोगों के मुंह पे मास्क नहीं दिखता है, तो वहीं अगर बात करें जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी नहीं दिखती है। तो यही वजह है, क्योंकि लगभग ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोगों की काफी ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी होती है, और मार्केट बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं, लोगों का आवागमन भी चालू हो चुका है। त्योहारों में भी लोगों का हुजूम देखने को मिल जाता है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। जी काव्या। बिल्कुल गणेश, एक अहम चीज आपने कही यहाँ पर, त्योहारों की बात आपने कही, और त्योहारों की शुरुआत एक तरीके से जो है इस महीने से अब हो जाएगी। लगातार त्योहार पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि दशहरे का त्योहार है, फिर दिवाली का त्योहार है, फिर नवरात्रे लगे हुए हैं। क्या हालात तब होंगी, क्योंकि तब पूरी तरीके से बाजार सस्ता है, बड़ी तादाद में लोग उतरते हैं। क्या उस दरमियान के लिए प्रशासन तैयार हो रखा है? प्रशासन की तरफ से बात करें तो जो गाइडलाइन प्रशासन बनाने की तैयारी में है वही है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, यानी कि कम लोग ही जो अभी आगामी त्योहार आ रहे हैं, चाहे वो नवरात्रि का बात करें या फिर दीपावली की बात करें या दशहरे की बात करें, ऐसे त्योहार अभी सामने आ रहे हैं जहां पर काफी ज्यादा भीड़ भी लोगों में दिखती है, लोग अपने घरों से भी बाहर निकलते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से हालांकि ये बात कहते हिदायत भी दी जा रही है कि वहां पर उस जगह पर कम से कम लोग ही उपस्थित हों, ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। और यही वजह है कि प्रशासन जो है लगातार लोगों को भी चेतावनी दे रहा है, लोगों को भी सता रहा है, लोगों को भी इस चीज को लेकर जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है कि इन सभी नियमों का पालन करें। अगर इन नियमों का हम पालन करते हैं तो ही कोरोना की चपेट से बच सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरह से हालांकि अब तैयारियां करता है, क्योंकि आगामी जो त्योहार है वो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों के लिए ही खतरे की घंटी है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में काफी ज्यादा त्योहार है और लोगों की भीड़ भी इकट्ठी होगी। जिस तरह से कोरोना के संक्रमण को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग पहले से भी लोगों को चेता रहा था कि अक्टूबर और नवंबर माह में कोरोना के आंकड़े आ सकते हैं, अब वही अक्टूबर और नवंबर माह चूंकि आने वाला है और उसी दरमियान बात करें तो त्योहार भी काफी ज्यादा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से व्यवस्था करती है, ताकि इन तमाम जो कोरोना का जो डर है या दूसरी लहर का जो तीसरी लहर का जो कोरोना के डर बना हुआ था, और ये था कि अक्टूबर नवंबर में जो है कोरोना के आंकड़े जो है उनमें तीव्रता देखी जा सकती है, उस पर किस तरह से लोगों को समझाइश देते हुए और लोग भी कितने जागरूक नजर आते हैं, ये देखने वाली बात हुई। लेकिन इसके पहले भी अगर काव्य बात करें, सरकार का सबसे पहले उसके पहले भी लक्ष्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लग जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसी अभी वर्तमान में कोविशील्ड है जिसकी वजह से जो है लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकता है। तो सरकार का सबसे प्रथम लक्ष्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन जो है बड़ी तादाद में हो सके। बिल्कुल धन्यवाद गणेश मेरे साथ जुड़ने के लिए। गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से मेरे साथ जुड़े हुए थे। हालात जरूर बिगड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि प्रशासन भी इसको संभाल लेगी और आम जनता भी कहीं ना कहीं और सजग इस मामले में देखी जाएगी। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना है। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।